नमस्कार, जानने का हक आपके शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जी हां, जानने का हक यानी देश का ऐसा अकेला टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। ये वो कार्यक्रम है जहां सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से जुड़ा हर मसला, हर सवाल उठाते हैं हम, क्योंकि ये है हर एक आम आदमी का हथियार, सूचना का अधिकार। जानने का हक आपके शहर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी टीम इस बार पहुंची उत्तराखंड। जी हां, देवभूमि उत्तराखंड जो कि एक छोटा राज्य है, पर्वतों में बसा हुआ छोटा राज्य है, उस राज्य में हमारी टीम ने देहरादून, मसूरी और उसके आसपास के कई इलाकों का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई उत्तराखंड में किस हद तक प्रभावी है। क्या यहाँ के लोगों को इस कानून से फ़ायदा मिल रहा है? क्या यहाँ पर इस कानून का प्रचार प्रसार हुआ है? ये तमाम बातें जानने की कोशिश की हमारी टीम ने। उत्तराखंड में हर साल औसतन करीब 60 से 70 हज़ार आरटीआई लगती हैं, आरटीआई के आवेदन लगते हैं। लोग इन आरटीआई में तमाम तरह तरह के सवाल पूछते हैं, प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जितनी भी आरटीआई लगती है उनमें से 83%, जी हाँ 83% आरटीआई राज्य के सिर्फ 4 बड़े शहरों में लग रही हैं। इन 4 बड़े शहरों में जो शहर हैं वो है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। तो क्या माना जाए कि इस कानून का पूरे राज्य में प्रचार प्रसार नहीं हुआ है? क्या सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी रह गई है, या फिर लोग जो छोटे इलाकों में, जो छोटे शहरों में लोग रहते हैं, गांव देहात में लोग रहते हैं, वो आरटीआई लगाने में हिचकिचा रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ पर, जी हाँ उत्तराखंड में जहाँ जहाँ लोग आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ आरटीआई से किस तरह से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। मिलिए राकेश अग्रवाल से। राकेश मसूरी में लकड़ी के सजावटी सामान की रेहड़ी लगाते हैं। शहर में दूर दूर से आने वाले सैलानियों के बीच राकेश की बस यही एक पहचान है। लेकिन मसूरी के स्थानीय लोगों के लिए राकेश सिर्फ एक दुकानदार ही नहीं, बल्कि एक समाज सेवी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। राकेश ने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके आसपास के कई गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी है। दरअसल मसूरी के आसपास कुलड़ी, सिस्टर बाजार, लंढौर, हाथीपांव, हैप्पी वैली जैसे गांव में 16 राशन की दुकानें हैं। गांव के लोगों को इन राशन की दुकानों से घटिया किस्म का अनाज और चीनी मिल रही थी, और केरोसिन तेल कभी मिलता कभी नहीं मिलता, जब मिलता तो कम मिलता। और राशन से संबंधित मतलब कई चीज़ें ऐसी थी जो मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि राशन किस तरह से सरकार देती है। सरकार तो अच्छा राशन देती है, लेकिन जनता को खराब राशन मिलता था। तो इस बारे में आरटीआई में मुझे पता चला कि इन्हें सैंपल रखना होता है राशन विक्रेता को। राकेश अग्रवाल ने इस मामले की जांच कराने का बीड़ा उठाया। इन्होंने पहले तो आरटीआई लगाकर राशन का सैंपल मांगा और साथ ही खाद्यान्न विभाग में आरटीआई लगाकर पूछा कि कितना राशन और मिट्टी का तेल आवंटित हो रहा है। मुझे मालूम चला कि वो मिट्टी तेल भी लोगों को देते नहीं थे, तो जबकि जिनके पास गैस नहीं है उन्हें 1 लीटर तेल देते थे, 2 लीटर देने का प्रावधान है। वो आरटीआई में ही पता चला है। तो जब मैंने लोगों को बताया कि भाई आपको 2 लीटर तेल मिलना चाहिए, लेकिन राशन वाले किसी को देते थे, किसी को नहीं देते थे। किसी को बोलते 1 ही लीटर तेल आया है, इस महीने नहीं आया है, इस महीने आया है, इस महीने नहीं आया, ऐसा कहते थे। तो मैंने लोगों को बोला नहीं, तेल हर महीने आता है, सरकार पूरा देती है, लेकिन ये लोग देते नहीं हैं। जब अनाज के सैंपल की जांच हुई और आरटीआई का जवाब आया तो उससे पता चला कि सरकार तो आम लोगों के लिए अच्छे किस्म की अनाज राशन डीलरों को देती है, लेकिन राशन विक्रेता उसे कालाबाजारी कर घटिया राशन वितरित किया करते थे। जब डीलरों पर कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो तुरंत सही मात्रा में चीनी, अनाज और किरोसिन तेल लोगों को मिलने लगा। अधिकारी जो देहरादून में बैठते हैं और यहाँ पर जनता बेचारी घूमती रहती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई कहाँ पर शिकायत करनी है। तो इस मामले में मैंने आवाज़ उठाई और मसूरी की जनता को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है। अब हर किसी को पूरा मिट्टी तेल दिया जाता है और अच्छा राशन दिया जाता है, जिससे मतलब जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है मसूरी की। आरटीआई से पता चला
कि राशन विक्रेता फर्जी राशन कार्ड बनाकर चीनी और अनाजों की हेराफेरी किया करते थे और केरोसिन तेल राशन डीलरों द्वारा कालाबाजारी इसलिए कर दिया जाता था क्योंकि खुले बाजार में इसका अच्छा दाम मिल जाता है। आरटीआई के जानकार राकेश का मानना है कि अगर आरटीआई कानून नहीं होता तो सब फाइलों में ही दब जाता, किसी को पता ही नहीं चल पाता कि उसके अधिकार क्या हैं। गरीब से गरीब लोगों को ही मतलब इसका राइट है जानने का कि सरकार क्या हमें सुविधा दे रही है, क्या नहीं दे रही है। वो सब चीज़ों का मतलब आरटीआई से ही पता चलता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सरकार तो काफ़ी चीज़ें बताती हैं लेकिन जनता को पता चलता ही नहीं है। जनता को केवल अगर सही गाइडेंस की जाए तो आरटीआई से बहुत कुछ मिलता है। आज हम लोग, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ कि मैं आरटीआई के थ्रू ही मतलब आज रोटी खा रहा हूँ। गांव के लोग खुश हैं कि अब उन्हें समय से न सिर्फ अच्छे किस्म का अनाज और चीनी मिल रही है बल्कि सरकारी नियमों के तहत 2 लीटर केरोसिन तेल भी उन्हें मिलने लगा है। जी वही है, धांधली और हर जगह राशन कम दिया जा रहा है, तेल कम दिया जा रहा है और इन्होंने आरटीआई लगा के काफ़ी खुलासा किया है और इससे काफ़ी फ़ायदा मिला हम मछली वालों को और अब तो लगातार हमें सब कुछ मिलता है, पूरा मिलता है हमें। हालांकि राकेश की सूझबूझ की वजह से राशन विक्रेता रास्ते पर आ गए, लेकिन राकेश को अक्सर माफियाओं से धमकी मिलती है। लेकिन अपने धुन के पक्के राकेश अग्रवाल धमकी से डरते नहीं बल्कि और ज्यादा उत्साह से काम करते हैं। जैसे मैं आरटीआई लिखता हूँ तो मुझे कई लोगों द्वारा जो ना धमकी दी जाती है, बोले तुम काहे को चक्कर में पड़ते हो, तुम अपना फैमिली को देखो, ऐसा करो, मतलब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो। मैंने कहा अगर ऐसा सब सोचते तो हिंदुस्तान आज़ादी नहीं होता। सीधी सी बात है, अगर आरटीआई नहीं होती तो क्या बोलते हैं हम लोग भी, मतलब कैसे पता चलता है कि कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आरटीआई से पता चलती है। आरटीआई से हम डरने वाले नहीं हैं क्यों सुरक्षा से अभी क्या बोलते हैं केंद्र ने एक विसल ब्लोअर एक्ट लागू किया है जिसके आधार पर हम लोग को थोड़ा मतलब पुलिस से प्रोटेक्शन मिलता है। और अब ये अकेले भी नहीं, क्योंकि अब राकेश उत्तराखंड आरटीआई क्लब के सदस्य बन गए हैं और बेधड़क बेखौफ आरटीआई लगाकर मसूरी इलाके में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखा आपने कैसे एक सूचना के सिपाही ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। और ये उत्तराखंड की एक सफलता की कहानी थी जिसे हमने आज आपको दिखाया। और हम क्योंकि उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दें, क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि उत्तराखंड पहाड़ों में बसा एक राज्य और पहाड़ों में रहना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होती है। और पहाड़ों में न सिर्फ रहना बल्कि पहाड़ों में सफ़र करना भी बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसलिए जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो अक्सर हम जगह जगह लिखा हुआ देखते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन ऐसे तमाम बोर्ड लगे हैं, उसके बावजूद भी पहाड़ों में दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं क्योंकि ज़रा सी चूक भी बहुत भारी पड़ती है। लेकिन कई बार सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि दुर्घटना से भी बड़ा हादसा तब होता है जब लोग अपने हक, अपने हकूक़ और अपने अधिकारों को लेकर अनजान होते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड में भी ऐसे ही हो रहा था। लोग अपने अधिकारों से अनजान थे, इसलिए लोगों को किस तरह से, लोगों को, उनके परिवारों को, उनके ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनको किस तरह की दुश्वारियां आ रही थी क्योंकि वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं थे। ये आपको एक स्टोरी में दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि कैसे एक सूचना के अधिकार के तहत डाले गए आवेदन यानी एक आरटीआई ने कैसे लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। उत्तराखंड राज्य में दूर दूर तक हरे भरे फैले पहाड़, कलकल की आवाज करती झरना रूह को सुकून पहुंचाती है। पहाड़ों में जीवन हालांकि बहुत कठिन है और यहाँ के लोग आमतौर पर सीधे साधे और मेहनती होते हैं। पहाड़ों में रेल सुविधा कम होती है, लोग बसों से ज्यादा सफर करते हैं। पहाड़ों में अक्सर आपने देखा होगा सड़कों के किनारे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहाड़ों में अक्सर बस दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन जानकारी के अभाव में मुआवजा से महरूम हो जाते हैं। दरअसल बस के टिकट लेने के साथ ही यात्री का बीमा हो जाता है। सवारी से ही टिकट के साथ ही बीमा राशि ले ली जाती है।
लेकिन बस की दुर्घटना हो जाने के बाद राशि यात्री के संबंधी को नहीं दी जा रही थी। सूचना के अधिकार से खुलासा हुआ कि 2003-04 से 2011 तक उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम ने यात्रियों से टिकट के साथ ही लगभग 30 करोड़ रुपए वसूल लिए, लेकिन बांटे सिर्फ 22 लाख रुपए। उत्तराखंड आरटीआई क्लब के महासचिव अमर सिंह घुंता ने राज्य परिवहन निगम मुख्यालय में आरटीआई से जानना चाहा कि उत्तराखंड परिवहन निगम यात्रियों से बीमा की कितनी राशि वसूलता है और अब तक निगम ने कितनी राशि वसूली है और कितने लोगों को दुर्घटना होने पर इसका भुगतान किया है। जवाब आया, वसूली 30 करोड़ और बांटे 22 लाख रुपए। तो बाकी पैसे कहां गए और जो बांटे गए वो भी नियमों को अनदेखा कर। अक्सर अखबारों में पढ़ने मिलता था कि कोई बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, कई यात्री मर जाते थे, कई गंभीर घायल हो जाते थे, अपंग हो जाते थे। तो फिर हमने सोचा कि जब रेलवे और हवाई जहाज, हवाई कंपनियां भी मुआवजा डिक्लेयर करती हैं अपने किसी दुर्घटना पे, तो इस संबंध में रोडवेज के पास भी कोई ना कोई प्रोविजन अवश्य हुआ कि मृतक आश्रितों को मुआवजा देने का, गंभीर घायल को मुआवजा देने का। तो हमने आरटीआई लगाई, पूछा कि आपके पास क्या प्रावधान है, तो उससे ये निकल के आया कि रोडवेज पर किलोमीटर के हिसाब से टिकट के साथ ही एक इंश्योरेंस का पैसा ले लेती है। यात्रियों से टिकट के साथ वसूले जा रहे बीमा राशि का बंदर बांट कई वर्षों से चल रहा था। टिकट के साथ वसूली जाने वाली बीमा राशि नियम के तहत 1 से 85 किलोमीटर तक 50 पैसे, 86 से 100 किलोमीटर तक 1 रुपये, 101 से 200 किलोमीटर तक 2 रुपये, 201 से ऊपर 3 रुपये तक। मामला सामने आने पर जीएम ऑपरेशन ने परिवहन निगम के हर बस में लिखवाने का आदेश जारी कर दिया कि दुर्घटना होने पर यात्रियों की मृत्यु होने की दशा में 10,000 उनके आश्रितों को और गंभीर रूप से घायलों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। हमने सुझाव दिया कि क्यों ना इस संबंध में हर बस के अंदर एक सूचना चिपका दी जाए या सूचना पट लगवा दी जाए कि बस के एक्सीडेंट होने की सूरत में मृतक आश्रित को इतना पैसा मिलेगा, गंभीर घायल को इतना मिलेगा और साधारण घायल को इतना मिलेगा। तो उन्हें हमारा सुझाव पसंद आया। जीएम रोडवेज उत्तराखंड को उन्होंने तुरंत आदेश निकाल के ये पूरे प्रदेश के लिए ये व्यवस्था लागू कर दी कि हर बस में इस संबंध में एक सूचना पट लगा दिया जाए, ताकि यात्री जब उसे सूचना पट को पढ़ेगा तो उसे अपने अधिकारों का पता चलेगा। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कम से कम उसकी जानकारी में होगा कि उसे कितना क्लेम मिलना है, वो क्लेम कर सकता है। परिवहन निगम द्वारा जो पैसे बांटे गए वो भी नियम के तहत नहीं बांटे गए। नियम के मुताबिक मृतक के परिजनों को 10,000 और गंभीर रूप से घायल को 5,000 रुपया ही दे सकता है, पर बांट दिए गए 50-50 हजार रुपये। यही नहीं, नियम के मुताबिक परिवहन निगम 19,500 रुपया तक ही कैश राशि दे सकता है। इससे अधिक राशि देने के लिए चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से ही दे सकता है। इसके अलावा नकद वितरण पर उस धनराशि के लिए रसीद भी काटनी होती है, पर दुर्घटना के पीड़ितों को बिना रसीद के ही धनराशि बांट दी गई। अब सवाल उठता है कि जो लगभग 29 करोड़ 70 लाख रुपए हैं वो किसके पास हैं भी या भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ गया? और क्या निगम इस पर कोई कार्रवाई करेगा? तो देखा आपने कैसे एक आरटीआई लगी और उसके बाद जो राज्य परिवहन निगम है वो मजबूर हो गया तमाम बसों में सूचनाएं लिखने के लिए और मजबूर हो गया लोगों को उनके अधिकार और उनका हक उन तक पहुंचाने में और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में।